हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में। लेकिन उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर कंप्लीट हो गया है और एचडीएफसी बैंक ने अभी जो नतीजे दिए हैं वो खाली अपने स्टैंड अलोन रिजल्ट्स दिए हैं, क्योंकि जो अमेलगमेशन या मर्जर हुआ है वो 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई से इफेक्टिव हुआ है, जबकि रिजल्ट जो है 30 जून तक के हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये खाली एचडीएफसी बैंक के हैं। अब आप कहेंगे सर एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट कब आएंगे? तो देखिएगा, एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट की देने की जिम्मेदारी भी एचडीएफसी बैंक की ही है, लेकिन वो रिजल्ट्स आपको थोड़ा समय के बाद मिलेंगे, कुछ समय के पश्चात। देखिएगा, 2 कंपनी हैं जो अब आज की डेट में एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी बन गई हैं, जो पहले एचडीएफसी लिमिटेड की सब्सिडरी हुआ करती थी। तो जब तक वो कंपनियां रिजल्ट पेश नहीं करेंगी तब तक परफॉर्मा बेसिस पर एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट नहीं आ सकते। वो 2 कंपनियां हैं, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और दूसरा है एचडीएफसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एचडीएफसी एएमसी। उन दोनों कंपनीज के बाद ही जो है रिजल्ट्स पेश किए जा सकते हैं। परफॉर्मा बेसिस पर वो रिजल्ट दिए जाएंगे, क्योंकि वो तो अब आज की डेट में एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक का पार्ट हो चुका है। लेकिन जून 30 तक की जो स्थिति है वो देखिएगा, उसके बारे में भी कोई सूचना नहीं है, बट हमें लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है उपलब्ध कराई दी जाएगी बैंक के द्वारा जब इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये मानते हुए कि अगर वो डिसोल्यूशन नहीं हुआ होता एचडीएफसी लिमिटेड का या इसके साथ मर्जर नहीं हुआ था तो क्या स्थिति होती, तो वो स्थिति जो है आपको दर्शाई जाएगी। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो वो भी परफॉर्मेंस आपको शायद इस महीने तो नहीं, अगले महीने के स्टार्टिंग से शायद आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जब दोनों कंपनीज के रिजल्ट आ जाए। अब इस कंपनी में जो शेयर्स अलॉटमेंट हुई है यानी कि वो भी मैं आपके साथ चर्चा कर लूँ। 311 करोड़ शेयर्स जो है इशू किए गए हैं एचडीएफसी बैंक के द्वारा, जो एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को दिए गए हैं। लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड के पास एचडीएफसी बैंक के भी शेयर्स थे, वो तकरीबन 116 करोड़ शेयर्स थे, तो वो शेयर्स कैंसिल हो गए हैं। तो जो नए शेयर्स हैं वो इनके नंबर्स आ गए, आप समझ लीजिएगा। 311 माइनस 116 करोड़, तो जो डिफरेंस है इसका, ये शेयर्स जो है नए इशू हुए एक तरीके से, क्योंकि ये कैंसिल हो गए पुराने शेयर्स और ये नए शेयर्स आ गए। तो ये जो नंबर्स हैं तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 200 करोड़ के आसपास के जो नए शेयर्स हैं वो आए, 195 करोड़ के आसपास के नए शेयर्स आए। और उसके बाद जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बन गई है 12.65 लाख करोड़। तो अब ये जो एचडीएफसी बैंक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो टॉप 5 के अंदर तो देखिएगा पहले भी थी और अभी भी रहेगी। और थोड़ा सा जो है कुछ कंपनीज के साथ आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो टीसीएस और जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, और उसी के साथ साथ अब तीसरी जो कंपनी बनेगी वो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनेगी। तो यहाँ पर अब अगर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की अगर हम बात करें कि भाई रिजल्ट किस तरीके के आए, तो रिजल्ट देखिएगा इस तरीके से अगर हम प्रेजेंट करें कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देखिएगा मुझे लगता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई रेलेवेंस होता नहीं है। तो हम जो रिजल्ट एनालिसिस करेंगे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करेंगे। सबसे पहली बात है कि इस क्वार्टर में हुआ क्या है कि देखिएगा, इस क्वार्टर के दौरान रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक एफडीज भी बढ़े और लोन के ऊपर भी बढ़े। तो जो इंटरेस्ट मिलना था वो भी ज़्यादा मिला और जो इंटरेस्ट देना था वो भी ज़्यादा दिया। तो जो इंटरेस्ट मिला वो तकरीबन 7% ज़्यादा मिला पिछले क्वार्टर से, क्योंकि जो लोन बांट रखे थे वो लोन और जो नए लोन बांटे होंगे तो उन सबको मिला के 7% एक्स्ट्रा आया। और उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर ग्राहकों से ज़्यादा जो है एचडीएफसी बैंक ने भरोसा किया आरबीआई के पास, तो अपना काफ़ी बड़ा पैसा आरबीआई के पास रखा, जहां से इनको पिछले बार 308 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट इनकम हुई थी, 308 करोड़ की, वो 791 है। यानी कि लोन बांटने की बजाय जो पैसा है वो आरबीआई के पास रखा, क्योंकि जो रेपो रेट्स हैं और रिवर्स रेपो रेट है वो काफ़ी अच्छे रेट्स आज की डेट में है। तो बैंक ने भी ये डिसाइड किया कि बजाय कि लोन बांटने के पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, तो वहाँ से इनकम काफ़ी अच्छी आई। तो ट्रेजरी इनकम इनकी काफ़ी अच्छी रही है अगर जब हम सेगमेंट रिपोर्ट देखेंगे तो भी। उसके बाद अगर बात करें अदर इनकम्स, देखिएगा ये जो फिगर है अदर इनकम्स की, यहाँ पर देखिएगा मैं भी एंटिसिपेट कर रहा था और मोस्टली लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो इनकम है ये शायद ग्रो ना करे पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, या तो इसके बराबर आएगी या कम आएगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 5% इम्प्रूव किया, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव हमें लगा है इस पूरे रिजल्ट में।
उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो ये जो इनकम्स हैं जो टोटली बढ़ी हैं वो तकरीबन 10% की भी नहीं बढ़ पाई हैं, तो 10% से थोड़ी सी कम है। लेकिन रीज़न ये है कि वो बढ़ी इसलिए क्योंकि जो अदर इनकम वाली फिगर्स है उसने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का अमाउंट है, यानी कि जो इंटरेस्ट दिया गया है वो 13% बढ़ा है, जबकि ये मिलने वाला 7% बढ़ा, लेकिन मिलने वाला अमाउंट काफ़ी बड़ा था, तो वो 7% बढ़ा और ये 13% बढ़ा, तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि वो अमाउंट ही लगभग डबल के आसपास है। उसके बाद अगर एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो वो भी 10% के करीब बढ़ी है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन्फ्लेशन में 2% बढ़े हैं। टोटल खर्चे लगभग 11% के आसपास बढ़े हैं। इन सब के बावजूद जो प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर में था 18,620 बिफोर टैक्स, वो हो गया 18,772। तो कुल मिलाकर स्लाइटली हायर साइड है, हम ये कह सकते हैं कि एक जैसा ही है, लेकिन अभी तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हम प्रोविजंस को माइनस करते हैं, प्रोविजंस की फिगर जो है 2685 से बढ़कर 2860 हो गई, और जैसे ही एडजस्ट करते हैं तो जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में कम था और इस क्वार्टर में ज़्यादा था, अब वो उल्टा हो गया। पिछले क्वार्टर का ज़्यादा था हो गया और इस क्वार्टर का कम हो गया। और रीज़न ये क्योंकि इस क्वार्टर में इनकी एनपीए बढ़ी है। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो बैंक है इसकी एनपीए जनरली बढ़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में एनपीए स्लाइटली हायर साइड आई है, 1.12 से बढ़कर 1.17 हो गई है। और नेट एनपीए का जो लेवल्स है वो भी 0.27 से 0.03 हो गया, तो स्लाइटली हायर साइड है, जिसकी वजह से आपको प्रोविजंस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और बाकी इसके अंदर स्लाइटली कैपिटल भी रिड्यूस हुई है, और वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्लाइटली लोअर साइड में, बट वो सिग्निफिकेंटली अभी भी ऊपर हायर साइड पे, तो भी कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम मर्जर की एंट्री के बाद हम देखेंगे कि भाई किस तरीके का इम्पैक्ट है। और डाइल्यूटेड ईपीएस आई है 21.28, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 21.49। तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडअलोन बेसिस पर ये बैंक अगले जो मतलब अब पूरा फाइनेंशियल ईयर है तकरीबन 90 रुपये के आसपास की ईपीएस दे सकता है। तो ये जो एस्टिमेशन निकल कर आ रहे हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कहाँ पे आई, तो देखिएगा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो आरबीआई के पास, या जो इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम थी, जो इन्होंने निवेश कर रखे थे, जो मैंने भी आपको बोला कि जो ट्रेजरी इनकम है, ये जो बैलेंस आरबीआई के पास था वहाँ काफ़ी इंप्रूवमेंट थी। और उसी तरीके से जो ट्रेजरी इनकम है जो खजाने से आई हुई, तो जिसमें आरबीआई के पास पैसा रख रखा था, इन्वेस्टमेंट थी, वो 30% इंप्रूवमेंट हुई है। रिटेल बिजनेस में लगभग 10% का प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, तो रिटेल बिजनेस ने परफॉर्मेंस नहीं दी। और जो एनपीए की फिगर है वो रिटेल सेगमेंट में ही आई है। जैसा मैं आपके साथ चर्चा भी कर रहा था प्रोविजनल डेटा जब थे तब भी, कि जो रिटेल वाला सेगमेंट है वो हमने देखा बंधन बैंक में भी एनपीए क्रिएट कर रहा है, इसके अलावा जो है यहाँ पर भी क्रिएट कर रहा है। और होलसेल बैंकिंग की बात करें जो कॉर्पोरेट वाली है, वहाँ पर इनकी इंप्रूवमेंट लगभग 3% के आसपास इंप्रूव होती हुई नजर आई है। 3 से भी थोड़ी सी ज़्यादा आई है, स्लाइटली हायर साइड पे है। तो यहाँ पर होलसेल बैंकिंग के अंदर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हमें नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर होलसेल बैंकिंग में ठीक किया है, ट्रेजरी में अच्छा किया है, रिटेल में थोड़ा सा स्लाइटली लोअर साइड है। रिजल्ट जो है म्यूटेड परफॉर्मेंस इनकी आई है। तो अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें कि भाई कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर क्या ईपीएस आई है, तो वो 22 रुपये और 3 पैसे है, जिसमें एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स भी इंक्लूड हैं। तो जो एचडीबी फाइनेंशियल को भी जो इंक्लूड कर दें तो 22 रुपये के आसपास की ईपीएस आती है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर तकरीबन मतलब इसी डेटा को देखें, लेकिन अभी वो होगी नहीं, क्योंकि अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अगली बार आपको एचडीएफसी लिमिटेड की भी एक वेटेड एडजस्टमेंट आएगी। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ईपीएस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है मर्जर का। तो जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट होंगे वो खास होंगे इस नज़र से कि भाई किस तरीके से मर्जर होता है। इसके अलावा देखिएगा आज मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल भी थी। उस कॉन्फ्रेंस कॉल में जो एक सवाल है वो पूछा गया कि भाई जो कॉमन इंटरेस्ट है, यानी कि जो गुडविल की अमाउंट है, फिगर है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट होगी। तो कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा कि हाँ, अगले कुछ क्वार्टर से, यानी कि 1 या 2 क्वार्टर के अंदर उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो इस चीज़ पर जो है एक नज़र रखनी पड़ेगी कि जो गुडविल की फिगर होगी वो नेक्स्ट क्वार्टर के जो प्रॉफिट्स हैं उनको इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि ये जो मर्जर है उसकी इफेक्टिव डेट 1 जुलाई थी, इसलिए उसका जो असर है
वो आपको नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने के लिए मिलेगा। अगर जून 30 होती तो इसी क्वार्टरली रिजल्ट में आपको देखने के लिए मिल सकता था। तो यहाँ पर जो है कंपनी की मैनेजमेंट ने भी माना है, जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि 1 या 2 क्वार्टर के प्रॉफिट साफ हो सकते हैं, तो वहाँ पर कहा है कि फ्यू क्वार्टर्स की जो है उन्होंने बात की है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 से 2 क्वार्टर के अंदर वो जो प्रॉफिट्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे। तो हालांकि वो फर्स्ट क्वार्टर में ही आ जाएगा, तो लेकिन जो पूरे साल भर का जब एनुअल प्रॉफिट होगा तो उस पर जो है पी रेशियो पर थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं HDFC बैंक के। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।